चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुना रही है। सुप्रीम कोर्ट में बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में काले धन को रोकने के नाम पर सूचना के अधिकार पर आक्रमण ठीक नहीं है, ये कहा है। कोर्ट ने कहा है कि फंड स्रोत की जानकारी होना जरूरी है। Contributing is to prevent such companies from entering the political fray by making contributions to political parties. The amendment to Section 182, by permitting unlimited corporate contributions, authorizes unrestrained influence of companies in the electoral process. This is violative of the principle of free and fair elections and political equality captured in the value of one person, one vote. The following are our conclusions. A. The electoral bond scheme, the proviso to Section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951, as amended by Section 137 of the Finance Act 2017, Section 182(3) of the Companies Act, as amended by Section 154 of the Finance Act 2017. बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रही है। फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी देने को सही बता रही है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और एक मत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। 5 जजों की संविधान पीठ का ये फैसला चुनावी बॉन्ड से करप्शन रुक जाने का तब सही नहीं है। चुनावी बॉन्ड से करप्शन नहीं रोका जा सकता। बॉन्ड से करप्शन चुनाव बॉन्ड गलत है या सही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रहा है। State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order चुनावी of बॉन्ड this court सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ये सीजीआई का कहना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो फंडिंग का सोर्स है उसकी जानकारी बाहर आनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संशोधन को गलत करार दिया गया है। हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस खबर पर जुड़ गई हैं। गौनिका, 5 जजों की बेंच इस वक्त अपना फैसला सुना रही है, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस फैसले की? देखिए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर ये पिटीशन फाइल की गई थी। इस पर लंबी सुनवाई चली। नवंबर कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया और ये बड़ी खबर है कि कोर्ट ने इसे वायलेशन माना है आर्टिकल 19(1) का, यानी कि लोगों को इस इलेक्टोरल बोर्ड बारे में जानने का अधिकार है, लेकिन सरकार सही तरीके से उनके सामने इंफॉर्मेशन नहीं रख पाई, लोगों को इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं चल पाया और 19(1)(a) आर्टिकल का ये वायलेशन है और इस अलावा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बताया कि असंवैधानिक है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि पार्टी को एक दान के तौर पर दिए जाते थे और आमतौर पर इसकी जो अवधि रहती थी वो 10-10 दिन, यानी कि कई महीनों के पहले 10 दिन में ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते थे, अलग अलग बैंक से मिलते थे। और अब उसके बाद ये था कि अगर कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित नहीं करता है तो फिर क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले 30 दिन का एक पीरियड रहता जो कि सरकार की तरफ से एक्टिव किया जाता और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाते पार्टी को। लेकिन अब कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 19(1)(a) का, आरटीआई एक्ट का, यानी कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कौन इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी सही तरीके से। और बैंकों को भी अब ये कह दिया गया है कि वो अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कहा गया शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ द डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड द डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच रिसीव्ड द कंट्रीब्यूशन। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया गया है कि जिन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं उनकी डिटेल्स को फर्निश करें, उनकी डिटेल्स के बारे में जानकारी दें और जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रिसीव किया है उनके बारे में भी जानकारी दी जाए। इसके अलावा ये कहा गया एसबीआई को कि जो डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड की इनकैश बाय द पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी जानकारी दी, यानी कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं उनके डिटेल्स, जिनमें से किसी ने इनकैश भी कर लिया उनका डिटेल भी दिया जाए। और ये एसबीआई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च 2024 तक। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अब 31 मार्च तक आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि अब तक किन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दान मिला है, फंडिंग मिली है और वो फंडिंग किस किस पार्टी को मिली है, किसने दी है और किसने अब तक इनकैश कराई है। ये सारी जानकारी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल पाएगी। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है ये अब कोर्ट ने
स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि अब से इलेक्टोरल बॉन्ड न तो दिए जा सकेंगे किसी भी बैंक के जरिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और ना ही अब कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको रिसीव कर पाएगी। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंडिंग लेती थी, उनको जो पैसे मिलते थे उसके जरिए वो चुनाव में उसका खर्च करते। और इस स्कीम के बारे में ये पहले ये था कि इसके बारे में बताया नहीं जाता था कि किसने किसको दिया है, इसकी एनोनिमिटी को जो है उसको रखा जाता था। और लेकिन अब कोर्ट ने इसको साफ तौर पर ये कह दिया कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। जब तक आम जनता को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से मिल रहा है, कौन उनको पैसा दे रहा है, तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है। क्योंकि ये भी शंका जाहिर की जा रही है कि कई लोगों ने अपने ब्लैक मनी को इससे व्हाइट किया है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया गया एक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वो ब्लैक मनी थी और उसके बाद उसको व्हाइट मनी के तौर पर दिखाया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साफ तौर पर दे दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और ये वायलेशन है आर्टिकल 91A का। जी, तो लगातार गोनिका इस पूरी खबर पर अपडेट देते हुए एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत रोके, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी भी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है, तो जजमेंट सुना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। लाइव आप ये तस्वीर देख रहे थे, जजमेंट पूरा हो चुका है। एसबीआई को एकदम ताकीद कर दिया गया है गोनिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि ये स्कीम ही दरअसल असंवैधानिक है, और इसका मतलब तो यही है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं देता है। देखिए बिल्कुल, और ट्रांसपेरेंसी यही सबसे बड़ी वजह थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, कि कौन दे रहा है पैसे, किस पार्टी को जा रहे हैं पैसे, कितने पैसे जा रहे हैं, कि इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसके बारे में जानकारी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगी गई थी, और वो बाकायदा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नवंबर में चल रही थी तब रजिस्ट्रार जनरल के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया था कि पूरी जानकारी दी जाए, और यही वजह है कि कोर्ट ने उस पूरी जानकारी को भी स्टडी किया, और उसके बाद जो सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की सुनवाई, दोनों पक्षों को सुना गया, उनकी दलीलों को सुना गया। अब जो रिएक्शन देखिए कोर्ट से सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2 जजमेंट इस पूरे मामले में थे, हालांकि यूनानिमस जजमेंट था, यानी कि दोनों जजमेंट जो है उनमें कंक्लूजन सेम था। हालांकि कुछ पॉइंटर्स अलग रहे, लेकिन कंक्लूजन दोनों जजमेंट सेम था, और 5 जजों का ये सेम जजमेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, इसको अभी से तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और अब देखिए प्रशांत भूषण जो इसकी पूरे मामले में याचिका करते थे, उनका ये कहना है जजमेंट को उन्होंने सही बताया है। और अब फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में रिएक्शंस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी सामने आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झटका है। और ये जो पैसा जो अब तक पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, उसके बारे में एसबीआई को भी ये कहा गया है कि एसबीआई इन पूरे फंड्स की, अब तक जो भी जितने भी फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले हैं, इसकी जानकारी भी वो अपनी ये तो और ज्यादा गंभीर है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये मानकर चल रही थी कि जो उनके पास चुनावी बॉन्ड से जितना भी पार्टी को फंड आया है, अब वो पूरी तरीके से हिडन रहेगा, तो उस पर भी पूरा व्हाइट पेपर लाने की बात कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और ये जनता का संवैधानिक अधिकार है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला हम आपको दे रहे हैं, और ये जानकारी 5 जजों की संवैधानिक पीठ से एक राय होकर, एक मत होकर आया है। चुनावी बॉन्ड सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। चंदा कहां से आया, किन लोगों को गया, कितना गया, कैसे कलेक्ट किया गया, इससे लेकर कोई इनसाइड आउट डिटेल नहीं है, और इसलिए पारदर्शिता होनी जरूरी है। चंदा कहां से मिला, ये लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हें चंदा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, इसका सोर्स क्या है, अब तक जितना चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को आया है उसे भी बताना होगा। और खुद एसबीआई पर को ये कह दिया गया है कि आप तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना रोकें, और अब तक जितने बॉन्ड जारी किए गए हैं उसकी भी पूरी डिटेल सार्वजनिक करें। क्या इसके लिए गोनिका कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि कब तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर व्हाइट पेपर लाया जाए? देखिए 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च बताना है कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी को और किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, किसने कितना इनकैश करा लिया। और एक और जानकारी है कि जिन्होंने अब तक इनकैश नहीं कराया है, यानी कि एक टाइम पीरियड रहता है 15 दिन का, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर इनकैश नहीं कराते तो अब तक अभी
पिछले कुछ दिनों में जिस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं से भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंडिंग मिली है, तो उनको जिन्होंने इनकैश नहीं कराया उनको पैसा वापस करना होगा उन लोगों को जिन्होंने ये पैसा दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इनकैश जो करा लिया है, अब उसके बारे में तो कुछ फिलहाल कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन जिन्होंने कैश नहीं कराया है, जो अभी तक उनको उस चुनावी बॉन्ड के रूप ही उनके पास है, उनको अब उन कंट्रीब्यूटर्स को वापस करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आप आगे बढ़े उससे पहले इसको थोड़ा सा और आप क्लियर करें कि अब तक जितने चुनावी बॉन्ड आ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज तक, क्या उन्हें उन पर भी पूरी डिटेल देनी होगी, और जितने अभी बॉन्ड्स तैयार थे पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचने के लिए, और उन पर भी डिटेल देनी होगी? देखिए, बिल्कुल डिटेल्स सभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर देनी होगी, फिर चाहे वो इनकैश कराए जा चुके, यानी कि उनको पैसे के रूप में निकाला जा चुका है, या फिर जिनको इनकैश नहीं भी कराया गया है। जानकारी सबके बारे में एसबीआई को देनी होगी। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक किसी ने खरीदे, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, किस पॉलिटिकल पार्टी ने इनकैश कराए, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 31 मार्च 2024 तक, यानी कि अगले महीने की 31 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर ये बताना होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ पाए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को अब तक कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड मिल चुकी है, और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इनकैश करा लिया है, कितने पैसे मिले हैं, किसने कितने पैसे दिए। ये सारी ट्रांसपेरेंसी अब तक नहीं थी, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मीनाक्षी, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए, कोई जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, और फिर जो पब्लिक पॉलिसी कभी कभी बनती है, तो उन पब्लिक पॉलिसी में कहीं वो किस तरीके का दखलंदाजी ना रहे, क्योंकि कंट्रीब्यूटर के तौर पर वो पैसे दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी चाहेंगे कि उनकी मर्जी के फैसला, उनकी मर्जी की पॉलिसी बनाई जाए। तो ये एक वायलेशन था आर्टिकल 19(1) और यही वजह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। यही वजह है कि कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो खासतौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिनको फंडिंग मिलती थी, जिनको चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वो जाहिर तौर पर अब उनको नहीं मिल पाएगा, और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, और इसका जाहिर तौर पर चुनाव में, उनके चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल असर पड़ सकता है, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैसेज भी है कि आप जिस फंड के सारे अपनी पार्टी की रणनीति तैयार करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, 2024 के चुनाव नजदीक है, आप प्रचार तंत्र को खड़ा करते हैं जिस फंड के सहारे, वो फंड दरअसल कहां से आ रहा है, कौन आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, ये पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा। चुनावी बॉन्ड के सारे डिटेल व्हाइट पेपर इस पर लाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि चुनावी बॉन्ड के सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, इसलिए तुरंत एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करना रोकना होगा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की ओर से इस पर अपने तथ्य तर्कों के साथ देने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन ये जो फैसला गौनी का आया है, ये एक राय होकर आया है, 5 जजों की एक राय है इस पर। देखिए, बिल्कुल एक मत है और यूनानिमस जजमेंट है। जैसे ही जजमेंट पढ़ना शुरू किया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनानिमस जजमेंट है, हालांकि 2 जजमेंट है, यानी कि उनके जो कंक्लूजन है, जजमेंट जो पॉइंटर्स है, वो अलग अलग हैं, उनकी राय कुछ अलग हो सकती है, लेकिन वो एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि उसी जजमेंट को पढ़ा गया, और उसी जजमेंट में साफ तौर पर कहा गया कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो रेलिवेंट यूनिट्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, वो रेलिवेंट यूनिट्स है इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, अगर उनके बारे में, फंडिंग के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि लोगों के लिए के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। लोग जब इस प्रोसेस से अलग रहेंगे, लोगों को जब जानकारी नहीं मिल पाएगी कि पैसे से चुनावी पार्टी जो पार्टियां हैं वो अपने चुनाव लड़ रही हैं, किस पार्टी से वो प्रचार, किस पैसे से वो प्रचार करें, जब तक लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाएगी तो ये पूरा प्रोसेस ही सही नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो जो बड़े पॉइंट्स हमारी संवाददाता गौनिका इस पूरी पर दे रही हैं, एक एक करके हम आपके सामने रख दें। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है, इसे असंवैधानिक कहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, योजना को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है, और यह भी कहा है कि इससे बदले की भावना पैदा हो सकती है। काले धन पर अंकुश लगाना और दानकर्ताओं की गुमनामी को सुनिश्चित करना दरअसल चुनावी बॉन्ड का बचाव या राजनीतिक निष्कर्षों में पारदर्शिता का आधार नहीं हो सकता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
ट्रांसपेरेंसी तब आएगी सिस्टम में, क्योंकि ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी तब आएगी सिस्टम में जब दान दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है और किसके द्वारा दिया जा रहा है, उसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आम जनता को भी हो। सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहती है कि चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से संबंधित मामले में जल्द ही अब एफबीआई को व्हाइट पेपर लाना होगा। जितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं, जिसे इनकैश करा लिया गया है या जिन्हें इनकैश अब तक नहीं कराया गया है, उस पर अब पूरी डिटेल सामने आएगी। तो चुनावी बॉन्ड पर यह बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और सभी पार्टियों को, एफबीआई को यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि एक एक पाई का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। ये वाकई में एक ऐतिहासिक जजमेंट है गौनिका, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही भ्रष्टाचार को रोकती है और ट्रांसपेरेंसी ही जनता को यह अधिकार भी देती है कि इस सिस्टम में कितना पैसा कहां सर्कुलेट हो रहा है। और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यात्राएं निकालती हैं, मंच सजाती हैं, जनता को इकट्ठा करती हैं, कुर्सी लगाने से लेकर मंच सजाने का पैसा कहां से आता है, वो अब पॉलिटिकल पार्टी को जानकारी देनी होगी। इस वक्त बीजेपी नेता नलिन कोहली को कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए नलिन जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है, आप क्या कहेंगे? पहले तो इस आदेश पर अपनी राय रखें। देखिए, मैं एक वकील हूँ, कोर्ट में रोज रहता हूँ, अलग अलग जजमेंट आते हैं और जजमेंट मान्य होते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। जहां तक ये विषय है, इसके दो पहलू है। पहला पहलू है कि पारदर्शिता होनी चाहिए चुनावों में, इसके प्रति ऐसी एक स्कीम आई थी, उसमें एक ऐसी सोच थी कि भाई जो व्यक्ति पैसे दे रहा है उस पर कोई और राजनीतिक दल का दबाव ना हो, उस पर कोई इस प्रकार को चिंता ना हो कि मैं पैसे दिए चुनाव के प्रति, उसके लिए उसकी आइडेंटिटी को रखी गई थी छुपाकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये गलत है, कोई पहलू उनको ठीक ना लगे, उसका ये अर्थ नहीं है, वो तो जजमेंट लागू हो ही गया, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि पारदर्शिता के लिए स्वच्छ चुनाव हो, इसकी सोच नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है आगे जाके यदि सरकार को ऐसा लगता है या चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि और कोई स्कीम आ सकती है, क्योंकि चुनाव में स्वच्छ पैसे जाए, पारदर्शिता हो, चुनाव जो है उसमें काला धन आ जाए, इसके प्रति सोच जो अच्छी सोच है, तो मुझे लगता है इस दिशा में और काम अगर करने की आवश्यकता है तो आगे में देखा जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नलिन जी क्लियरली कह रही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसा कौन दे रहा है, कितना आ रहा है, किस पार्टी तक जा रहा है, इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में। हाँ, यही उन्होंने मुख्य विषय रखा है, जो अभी देखिए इससे गंभीर रूप से एक और टिप्पणी हो सकती है, जब जजमेंट बाहर आ जाए, लोग पढ़ लेते हैं, आगे क्या दिशा हो सकती है उसे देखा जा सकता है। लेकिन आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, उसका एक और पहलू है, जिसके ऊपर बहस हुई भी है। भाई सम्मान लीजिए, मैं पैसे देता हूँ एक व्यक्ति, और कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, दूसरे राजनीतिक दल में तय करता है कि भाई आपने उनको पैसे इतने दिए, हमें इतने नहीं दिए, हमारी अभी राज्य में सरकार है, वहां केंद्र में, इस प्रकार के विषयों से उनको बचाने के लिए ऐसी एक सोच थी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। अब ये आगे, ये तो सरकार को तय करना होता है, आगे जाके संसद को तय करना होता है कि कौन सा कानून कैसे पारित होगा, उसमें क्या विषय होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति को अपने चुनावी प्रक्रिया स्वच्छ हो, उसके प्रति वो कोई दान देते हैं, उन पर कोई दिक्कत आए, उसकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नलिन जी, और आप जो बात कह रहे हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा था कि योजना जो है सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है अब ये, और इससे बदले की भी भावना पैदा हो सकती है। फर्ज कीजिए, यही जो आप एक उदाहरण दे रहे थे, फर्ज कीजिए अगर ए व्यक्ति ने किसी एक पार्टी को जो रकम दी और बी पार्टी को नहीं दी, तो इस बदले की भावना भी पैदा हो सकती है अगर इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस पे आपका क्या टेक है? हाँ, तो ये एक अलग पहलू है, इसीलिए मैंने कहा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है वो मान्य होता है, उसको स्वीकारा जाता है। उस जजमेंट के अंदर में जो चिंताएं हैं, यदि उनको दूर किया जाए तो एक अलग कानून भी आ सकता है। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया सरकार किसी समय सोच सकती है, चुनाव आयोग इस पे विषय रख सकता है, अल्टीमेटली घूम फिरकर संसद करना पड़ता है कानून, ये एक प्रक्रिया है। तो इस दिशा में काम हो, इसका स्वागत होना चाहिए। नलिन जी, आप जिन चिंताओं की बात कर रहे हैं थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाएंगे दर्शकों को भी और हमें भी थोड़ा समझने में आसानी होगी, चिंताएं क्या हैं? मैं अभी इसको इसलिए नहीं कह पाऊंगा ज्यादा डिटेल के साथ, क्योंकि जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं, एक प्रिलिमिनरी टिप्पणी है।
जब आप पूछते हैं भाई क्या विषय था, तो विषय यही था कि फंडिंग जो है स्वच्छ फंडिंग आए, काला धन जो है चुनाव में ना आए, प्रोसेस जो है ऐसा हो कि देने वाले की भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, लेने वाले को स्वच्छ फंड आए, मतलब बैंक से आए, काला धन ना आए। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये हमारी चिंताएं, तो उन चिंताएं को दूर करके यदि कोई कानून आगे भविष्य में आता है, संसद पारित होता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये तो कोई नहीं कह सकता कि फंड आप बंद कर देते हैं तो पारदर्शिता में होना नहीं चाहिए। तो मैं इसे हार जीत के रूप से देखता, मैं इसको चुनाव की प्रक्रिया और स्वच्छ हो, पारदर्शिता हो, उस दिशा में एक कदम को देखता। और जो आपने अपना पिछला वक्तव्य दिया था नलिन जी, इसका मतलब क्या ये समझूं कि आने वाले दिनों में किसी और नए कानून की तरफ भी सरकार विचार करेगी? नहीं, उसका ये अर्थ आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये कानून बनाने का अधिकार और सरकार की सोच सरकार का अधिकार है जी। कानून पारित करने का अधिकार जो है वो विधान पालिका या संसद के पास है। तो वे संसद जब पारित करता है उसके बाद कोर्ट उसको देखती है ये मान्य है या नहीं मान्य है हमारे संविधान के तहत। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है भविष्य में क्या होगा ये तो आगे जाके ही पता होगा, लेकिन मैं उस दिशा में जो सोच एक लंबी चलती आई है कि पारदर्शिता होनी चाहिए चुनावों में, अलग अलग सरकारों की ऐसी सोच रही है, उस दिशा में अरुण जेटली नलिन जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अगर आप दोनों भी आप में चर्चा में शामिल हो सके तो ये खुशी होगी मुझे। प्रमोद जी बहुत स्वागत आपका। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, हाथ आए क्या है? धन्यवाद। देखिए पिछले कई सालों से, अभी मैंने फैसला पढ़ा नहीं है पूरा, पढ़ लेने के बाद ही फाइनल तो मैं उसी समय बोलूंगा जब एक बार आई विल गो थ्रू द जजमेंट। पर इधर बहुत शिकायतें विपक्ष की तरफ से आ रही थी, मीडिया में जो लोग जागरूक हैं उनकी तरफ से आ रही थी, जो राजनीतिक विश्लेषण की आ रही थी कि अंधाधुंध पैसा मिल रहा था। और लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबको मिला के जितना मिला कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और वो ना स्रोत बताने को तैयार थे और ना कहां से आ रहा है ये बताने को तैयार थे और कैसा पैसा ही बताने को तैयार थे। तो जनता को तो कैंडिडेट के बारे में पूरा जानने का हक है, तो फिर ये इस पैसे से चुनाव लड़ रहा है उसको जानकारी होगी ना। नलिन जी आप जो प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं उसमें चलिए शायद संपर्क टूट गए। प्रमोद तिवारी जी से भी हमारा संपर्क जी